नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। विपक्ष के बार बार हंगामे और बवाल के बाद अंततः संसद में सरकार एसआईआर पर चर्चा चुनाव सुधार के नाम पर कराने को राजी हो गई और आज से चर्चा भी शुरू हो गई। 10 घंटे की चर्चा संसद में होनी है। लोकसभा में आज चर्चा शुरू हुई तो देश के तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो 10 बार क्या 100 बार भी अगर चुनाव वो जीत जाएं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई, जब जिस संस्था पर, व्यक्ति पर ये जिम्मा है चुनाव को निष्पक्ष कराने का, वो निष्पक्ष नहीं है तो ऐसे में फिर क्या ही कहने। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 करोड़ के तकरीबन लोग दिल्ली और महाराष्ट्र में रहते हैं, एसआईआर चल रहा है, उनके वोट का क्या होगा ये भी जरा सदन में बता दिया जाए। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर कंप्लीट है बतौर चुनाव आयोग, लेकिन तकरीबन 5 करोड़ लोगों को दोबारा फॉर्म भरने पड़ेंगे, ऐसी सूचनाएं उनके पास है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि चुनाव वो बैलेट से चाहते हैं। और आपको याद होगा जब 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव जब संसद में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी तो हमने 37 जीती हैं, अगर 80 की 80 सीटें हम जीत जाएं तब भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और उसी लाइन पर, बल्कि उसी पार्टी लाइन पर समाजवादी पार्टी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब चर्चा में आए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया, टारगेट पे लिया और कहा कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वे विश्वविद्यालय हों या फिर चुनाव आयोग जैसे संस्थाएं, उन पर संघ ने कब्जा कर लिया है और ये बहुत खतरनाक है। और इसी मिली भगत की वजह से वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया कि हरियाणा की सूची में 22 बार उसका नाम आया। इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी रखी हैं। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए कि भाई, जो कमेटी है उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं है कोई। जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनती है उसमें बदल दिया गया, वो उसका पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया, सीजेआई को हटा दिया गया। तो अब तो बहुमत प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बहुमत में हैं। 45 दिनों में जो सीसीटीवी फुटेज है मतदान का, वो डिलीट करने का कानून क्यों लाए, इस पर भी सवाल उठाया उन्होंने। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे जो सारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको आप इम्यूनिटी क्यों दे दी आपने कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका मतलब आपके मन में कहीं चोर है, इसका मतलब ये सारे लोग वोट चोरी में शामिल हैं। तो आपने इनको इम्यूनिटी क्यों दे दी? ये कानून से ऊपर क्यों हो गए? केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए ऐसी व्यवस्थाएं थी जो उनको संविधान में, सिस्टम में इम्यूनिटी हासिल थी, लेकिन आपने संशोधन करके इनको इम्यूनिटी क्यों दी? इसका मतलब आपके साथ ही वोट चोरी में ये भी शामिल है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे इस देश में रहे या कहीं बाहर जाए। इसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को धमकाया है। इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और राहुल गांधी ने कुछ मांगे रखी। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का, उसको बदल दिया जाए, सीजीआई को रखा जाए, 45 दिन के बजाय कम से कम 1 साल तक वो फुटेज रहें। चुनाव से 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चाहिए। इस तरीके की मांगे भी उन्होंने रखी। तो आज राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले, लोग कह रहे हैं इस वजह से वो भटके नहीं, हिंदी में थोड़ा भटक जाते हैं, ऐसा तमाम लोगों ने इस बात को आज कहा भी, सोशल मीडिया पर भी। अंग्रेजी में बोले, बहुत शॉर्टेड बोले, जो मुद्दे थे उनको बिल्कुल कंसाइज करके बोले, 4-5 मुद्दों पर बोले, कम समय बोले, लेकिन बहुत सटीक बोले। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इसके बाद फिर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे मैदान में उतरे और उन्होंने सीमाओं से पार जाके
बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने वो दिन याद भी दिलाए कांग्रेस के शासनकाल के कि किस तरीके से लोगों की नियुक्तियां होती थीं, किस तरीके से चुनाव आयुक्त होते थे, फिर राज्यपाल हो जाते थे, फिर राज्यसभा पर चले जाते थे। उन्होंने पूरा कांग्रेस का भी काला चिट्ठा खोला। तो क्या कांग्रेस के काले चिट्ठे से भाजपा का ये जो कृत्य है, भाजपा सरकार का ये कृत्य क्या जस्टिफाई हो जाता है? इस देश की जनता पूछ रही है निशिकांत जी से और भारतीय जनता पार्टी से और आयोग से। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। संसद में तकरार है और चुनाव सुधारों पर आर पार। चुनाव सुधारों पर आर पार, एसआईआर में तमाम गड़बड़ियां, वोट चोरी, इस तरह की बातें आज संसद में विपक्ष ने रखी। उनका विपक्ष जवाब चाहता है। चुनाव कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरी चर्चा में चुनाव आयोग जैसी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था कटघरे में है। पहले भी लालकृष्ण आडवाणी ने भी चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाए थे जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन इतना गंभीरता से इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर और लगातार लग रहे हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग सन्नाटा खींचे हुए। क्या जल्दबाजी है कि 45 दिन में आप डिलीट कर देंगे कोई डेटा? मशीन रीडेबल मतदाता सूची क्यों नहीं देंगे आप? क्या भाई, क्या मसला है? तो कुल मिलाकर इसको लेकर विपक्षी दल लगातार घेर रहे हैं। और ये जायज़ बात भी है कि भाई अगर इस देश की जनता जानना चाहती है कि उसकी जो उसने वोट दिया उस फुटेज में वही व्यक्ति है कि नहीं है, इस देश की अगर जनता जानना चाहती है कि भाई 45 दिन बाद अगर वो फुटेज देखना चाहे तो देख सके, इस देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई मशीन रीडेबल सूची देने में आपको क्या दिक्कत है, ये भी जानना चाहती है। और ये इस बात से आप नहीं बच पाएंगे कि बहन बेटी है, बहू के फुटेज वो नहीं दे सकते। बहन बेटियां वोट डालती हैं, उनके फुटेज बनाए क्यों जाते हैं? ये सवाल बार बार विपक्ष कर रहा है। तो आयोग की विश्वसनीयता कटघरे में है। संसद में चर्चा है। तमाम बवाल झंझावत हंगामे के बाद सरकार इस चर्चा पर राजी हुई है। और आज हम भी मंथन में इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई जिन मुद्दों पर शक शुबह है विपक्ष को, इस देश को, उन मुद्दों का जवाब चुनाव आयोग दे दे। दिक्कत क्या है? संसद में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और निशिकांत दुबे ने किस तरीके से इस मुद्दे को रखा, सुनिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. The election commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the Election Commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the Election Commissioner? Electoral reform require what we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. The second step is take back the law
that allows the destruction of CCTV footage. Also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पहाड़ निकली चुई शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लखड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। मतलब कांग्रेस ने अगर पाप किए तो हम भी करेंगे, कांग्रेस ने अगर क्राइम किया तो हम भी करेंगे। अजीब दलील है भाई। इस देश के लोग देख रहे होंगे कि भाई हमने तो, इस देश के लोगों ने साफ सुथरा आयोग, साफ सुथरी व्यवस्था के लिए कांग्रेस को सत्ता से हटाया था, भारतीय जनता पार्टी को दिया था कि सब कुछ सिस्टम ठीक हो। अब उनके नेता सदन में ये दलील दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने क्या किया था, नेहरू ने क्या, कौन से पाप किए थे। अगर नेहरू ने पाप किए थे तो तभी पाप है ना, अगर उनके पाप नहीं होते तो आप नहीं होते। सवाल यही है। तो ये कोई दलील नहीं हुई, ये बिल्कुल दलील नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। जो सवाल हैं वो जेन्युइन है। भाई अगर किसी को देखना है कि फुटेज देखना है, किसी को चाहिए, तो 45 दिन में क्यों नष्ट करेंगे आप? आज कोई बैगेज तो है नहीं, बहुत सारा आपके पास ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारा फुटेज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रख सकते हैं। बहुत सारा फुटेज हम उसको सुरक्षित लंबे समय तक रख सकते हैं। 1 साल 5 साल क्यों नहीं रखते भाई? ये क्यों सवाल नहीं उठता कि 45 दिन क्यों, 5 साल क्यों नहीं रखते हम? 5 साल में अगर किसी को लगे कि भाई हम देखना चाहे, देखिए पारदर्शिता यही है। अभी पारदर्शिता कौन नहीं करना चाहता है, इस पर बराबर विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष का काम भी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं, अपना अपना वो धर्म निभा रहे हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष को ही, जनता को, विपक्ष भी एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी भी एक हैसियत है। विपक्ष को बहुत सारे लोगों ने वोट दिया इस देश में, और विपक्ष अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये मान के चलना चाहिए कि ये वो लोग जानना चाहते हैं जो विपक्ष में हैं, जिन्होंने विपक्ष को चुना है, सत्ता पक्ष क्या है। तो जवाब बनता है। जवाब देने से क्यों बच रहा चुनाव आयोग, और उसको कवर फायर बीजेपी क्यों दे रही? संसद में अगर राहुल गांधी 5 सवाल पूछ रहे हैं तो पूछना चाहिए, उनके जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये जो SIR पर चर्चा है, चुनाव सुधारों के नाम पर चर्चा है, वास्तव में ये मेरी कमीज गंदी ज़्यादा कि तेरी कमीज गंदी ज़्यादा, तू बड़ा पापी कि मैं बड़ा पापी, इस मसले पर उलझ कर रह गई है। इस देश के बड़े अहम मुद्दे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। पूरा देश का एविएशन सेक्टर बैठ गया है, मनमानी है, तो कोई बात नहीं हो रही।
रुपये पे बात ही मत करो। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं अपने आप अपनी गति को प्राप्त हो जाएगा, सदगति को प्राप्त हो जाएगा, मत करिए बात। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हैं। हरकेश बहादुर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। हरकेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पूर्व ब्यूरोक्रेट के राम मोहन राव साहब हमारे साथ चुनाव विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में आ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। और संजय सिंह चुनाव विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हरकेश जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरकेश जी, कुल मिलाकर जो संसद में चर्चा शुरू हो गई है चुनाव सुधारों के नाम पर, राहुल गांधी और विपक्ष और अखिलेश यादव ने तो कहा कि भाई हमको उस पर चाहिए ही नहीं, हम तो बैलेट पे चुनाव चाहते हैं, ईवीएम हम 10 बार जीत जाएं, पूरी सीटें जीत जाएं, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। और दुनिया के बहुत सारे प्रगतिशील या जो प्रगति कर चुके देश हैं, उसमें जापान जैसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं, वो जब ईवीएम को नकार चुके हैं तो फिर हम क्यों नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव भी। राहुल गांधी ने बहुत शार्टेड 4-5 मुद्दे रखे और सीधे सीधे उन्होंने सदन में सवाल पूछे हैं और चुनाव सुधारों के लिए उन्होंने कहा कि ये आप कर दीजिए, चुनाव सुधार हो जाएंगे। इस पूरे जो चर्चा को जो शुरू हुई संसद में और जो विपक्ष का टेक है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपने भी ऐसा किया था, कांग्रेस की सरकारों ने भी ऐसा किया था, तो क्या कांग्रेस के पाप को अब जस्टिफाई किया जा रहा है इस बात को लेकर? हेलो हरकेश जी हो गया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, ये कुछ चीजें अभी आपने दिखाया, उस मैंने सुना भी, विपक्ष के भी नेताओं का और पक्ष के भी नेताओं का। जहां तक चुनाव में सुधार की बात है और आज की जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, ये परिस्थितियां और पिछले की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। आज भयानक रूप से लोकतंत्र को बर्बाद कर देने के लिए और सारी चुनाव प्रक्रिया को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन कमीशन के जरिए काम कर रही है, ऐसा एक फीलिंग आम तौर से लोगों के मन में आ चुका है। क्योंकि जो एसआईआर कराया जा रहा है, इसमें कई कई लाख लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इतने लोगों के नाम काटे गए, क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं, या भारत के वोटर नहीं रहे हैं, या रहने के योग्य नहीं हैं? किस आधार पर उसे काटा गया है, क्यों काटा गया है? इतने लाख लोगों का नाम एक साथ काट देना ये कोई साधारण बात नहीं है। यह एक तरह का भयानक अपराध है, भयंकर अपराध है। और इस अपराध को करने के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर को बचाने के लिए जो इम्यूनिटी दी गई है, वो तो और भी खतरनाक बात है। उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिग करके इस देश के चुनाव को पूरी तरह से डेमोक्रेसी को पतन की तरफ ले जाना चाहती है और सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुकर्म करना चाहती है। अभी बीजेपी का एक सांसद जो बातें, अनर्गल बातें तमाम हमने सुना, बोला है, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। पहले के इलेक्शन कमिश्नर्स ने जो काम किया है और आज का इलेक्शन कमिश्नर जो काम कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क सबको दिखाई दे रहा है, केवल भाजपाइयों को नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर ने अच्छा काम किया और उसने देश के चुनाव में किसी भी विपक्ष के नेता ने उस समय उसका विरोध तो किया नहीं, जब विरोध नहीं किया और इसका मतलब है कि सबने उसको अच्छा माना, अच्छा स्वीकार किया कि चुनाव सही तरीके से किए गए, तो अगर ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर बनाया गया तो बुराई क्या थी? चतुर्वेदी जी को किसने गवर्नर बनाया था? वाजपेयी जी के टाइम में वो गवर्नर नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे इस तरह की बातें करके कि कांग्रेस ने गवर्नर बना दिया, तो कांग्रेस ने ये किया, आपने बातें बढ़ जाएंगी। बाबरी मस्जिद वाले मामले में जो फैसला आया था, जिस पर को राम मंदिर बना है, उसमें किसको किसको क्या क्या आपने नहीं दिया, वो आपने क्यों दिया? जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, चारों तरफ अभी ठीक है, हर तरह का मैनिपुलेशन ये लोग कर रहे हैं। अगर संक्षिप्त रूप से मुझे कहने की बात, क्योंकि मैं जानता हूँ समय कम है, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी में मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताता। ईवीएम वाली बात जो अखिलेश यादव ने उठाई है, वो क्या गलत उठाई है?
क्या अमेरिका से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नरेंद्र मोदी ने भारत में पैदा कर दी है क्या? या जर्मनी से या ब्रिटेन से या फ्रांस से ज्यादा? वो लोग क्यों नहीं ईवीएम से कराते हैं? अगर आज ईवीएम पर यह सवाल खड़ा हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? अगर ये लोग नहीं कराना चाहते हैं, इसका मतलब इनकी बदनीयती है, ये चुनाव को रद्द करना चाहते हैं और जबरदस्ती देश की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। इसलिए ये स्थिति जो बन रही है, आज ईवीएम पर भरोसा लोगों का टूट रहा है, क्योंकि सरकार की ईमानदारी पर लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। 36.5% वोट पा करके देश में तानाशाही ला देने की जो सारी प्रक्रिया चल रही है, ये बहुत ही खतरनाक है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह मान लेना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि सत्ता के सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके जनता की आवाज को कुचल देंगे, तो इन्हें कभी हुआ था न होगा कभी। और जो इन्होंने इम्यूनिटी दी है, उसे तो तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि अगर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर गड़बड़ी करता है तो भारत की संसद में मैं होता तो यह प्रस्ताव जरूर लाता कि ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा हो और किसी पार्टी का एजेंट बन करके काम कर रहा हो, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर तो कभी भी नहीं होना चाहिए देश में। ऐसा कोई था भी नहीं आज तक। हो सकता है कि किसी के बारे में कोई छोटी मोटी आलोचना वाली बात कोई आ जाए, कोई पुराना संदर्भ में, कोई किसी संदर्भ में कोई किसी बात को कह दे, जैसे कभी एक सांसद बोल रहे थे बीजेपी के। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्वच्छ चुनाव कराने की। अगर वो कहीं पार्टी बन गया और देश की इस तरह से संस्थाएं जिस तरह नष्ट हो रही हैं एक एक करके, अगर ये संस्थाएं नष्ट ही हो जाएंगी तो देश में लोकतंत्र क्या बचेगा? तो आप कहिए कि लोकतंत्र हम नहीं चाहते, आप डिक्लेयर करिए कि हम तानाशाह हैं और तानाशाही करेंगे, तो फिर लोगों के वही काम करिए जो हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। ठीक बात है। आज आप बैकडोर से सारे उपकरण करना चाहते हैं, उसको देश कभी स्वीकार करेगा नहीं। और मैनिपुलेशन से और तमाम जुमलेबाजी से देश नहीं चला करता। आप अपनी तुलना करेंगे जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट भारत के अंदर शायद ही किसी आदमी को आप मान सकते हैं जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा रहा। उन्होंने हर विपक्ष की बात को सुना और उसके हिसाब से उन्होंने काम किए। उनके ऊपर इस तरह के आरोप, जो तमाम तरह तरह के आरोप लगाने की कोशिश हो रही है, केवल इसलिए हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू की जो इमेज है, उनकी छवि है, उसको धूमिल किया जाए और ये स्थापित किया जाए कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। ये कभी न हुआ, कभी हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी क्या है, देश पूरा इनको जान चुका है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि देश के संविधान में और व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो। कोई इम्यूनिटी न दी जाए किसी इलेक्शन कमिश्नर को। राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए है, वो इलेक्शन कमिश्नर को देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों किया गया है? ये जो 45 दिन में डिलीट करने वाली बात आई है कि सारा वो जो फुटेज वगैरह डिलीट किया, क्यों किया गया? जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जब कहा, एक केस में वो जो वकील साहब गए हुए थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि इनको सारे रिकॉर्ड आप दीजिए। 2 दिन के अंदर इन्होंने कानून सारे बदल दिए, नियम सारे बदल दिए गए और कहा गया कि वो नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? इसका मतलब आपने बेईमानी करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बेईमानी का सबसे बड़ा उदाहरण मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में जिस तरह से वो मसीह नाम का जो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने जिस तरह से धड़ल्ले से बेईमानी की थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसे खत्म किया, सारा आपको सारी कहानी मालूम होगी। अगर वही तरीका मेयर तक के चुनाव में बेईमानी करने का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इरादा अगर उस तरह का चुनाव कराने का है, देश में लोकतंत्र तो खतरे में है, सीधा दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की अगर रक्षा करनी है तो इस बेईमानी और भ्रष्टाचार से बचना होगा। और जिस तरह की चीजें ये लोग खत्म कर रहे हैं, उन सारे पुराने कानूनों को फिर लागू करना होगा और ईवीएम को हटाना होगा। जब तक ये नहीं होता है, देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इरादा नेताओं का नेक नहीं है। वो जबरदस्ती सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी हरकेश बहादुर जी ने रखी। वो कह रहे हैं कि वो अब संसद में नहीं है, अगर वो होते तो जरूर बुलाते कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर कोई गड़बड़ काम करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसे बहुत कठोर सजा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो ये कहता कि उसको ऐसी गड़बड़ काम करने वालों के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और उसे इम्यूनिटी क्यों दी जा रही है? इम्यूनिटी राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए है, इलेक्शन कमिश्नर को किस वजह से इम्यूनिटी दी जा रही है? ऐसा कौन सा वो काम कर रहे हैं जो उनको इम्यूनिटी की ज़रूरत है?
अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर इम्यूनिटी की ज़रूरत है। हम एक ब्रेक पर रुक रहे हैं और जल्दी लौटते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। चुनाव सुधारों पर आर पार आज इसकी चर्चा करें और संसद में भी चुनाव सुधारों पर तैयार को लेकर विपक्ष की मांग थी, उस पर सरकार ने चुनाव सुधारों पर 10 घंटे की चर्चा शुरू कर दी है। संसद में चर्चा हो रही है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बड़े महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो बैलेट से ही चुनाव चाहते हैं। राहुल गांधी ने 4-5 सवाल पूछे हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं और बिल्कुल सॉर्टेड चर्चा रही, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही। उसी पर हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी भी जुड़े हुए हैं। वारसी शायद नहीं है अब हमारे साथ। अनिल शुक्ल वारसी अभी शायद कोई व्यवधान है तो वो आएंगे। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के राममोहन राव की तरफ मैं रुख करूंगा। राममोहन राव साहब, अभी बड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु अभी हरकेश जी ने रखे। भाई, एक भारत के एक नागरिक होने के नाते अगर किसी को पता हो, ज़रूरत हो कि भाई मेरी जगह किसी ने वोट डाल दिया या किसी को पता करना हो, तो वो फुटेज ही 45 दिन में नष्ट हो जाएंगे। फटाफट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ये नियम बदल दिए गए, इम्यूनिटी दी गई, बहुत सारी चीज़ें ये संदेह पैदा करती। भले ही इनके पीछे कोई बहुत अच्छा मकसद हो, बड़ा पुनीत कार्य हो ये, लेकिन भारत के नागरिकों के अंदर इस तरह की को लेकर एक चिंता जरूर जागती है कि भाई इसकी हड़बड़ी की क्या ज़रूरत। जब हम पारदर्शी हैं, हम साफ साफ दिख रहे हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों करें। आप पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं और चुनाव सुधारों पर भी काम करते हैं। राममोहन राव साहब जी बोलिए। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये तो जनरली हर साल हर बार होता ही रहता है, जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना नाम दर्ज कराना, जो आदमी वहां नहीं रहते हैं वहां के उनका नाम काट जाना, ये सब चीज सतत प्रक्रिया है, ये चलता ही रहता है। और इसमें लोग अपना शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम नहीं है, मान लीजिए वो आदमी कहीं बाहर गया है, लोग अपना अपना दरखास्त दे सकते हैं या घर के जो भी मुखिया है अपना एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। जब हम लोग दरखास्त देते हैं, इसके ऑनलाइन भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये तो कंटिन्यूस रिवीजन है, बट इसमें पर्याप्त समय भी दिया जाता है लोगों का आपत्ति करने के लिए। हर जिले में ये कार्यक्रम चलता है। वो तो सतत प्रक्रिया है, इसमें हर व्यक्ति को अपना अपना बात कहने का है। बट किसी आदमी का, मान लीजिए किसी आदमी का नाम कट गया, वो आदमी आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए पहले एक ड्राफ्ट रोल मतलब प्रिंट किया जाता है, इसके बाद आपत्तियां मांगा जाता है। आपत्तियां के बाद भी फाइनल रोल भी हो गए, इसके बाद भी आपको कोई आपत्ति हो, कुछ भी हो, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सब प्रक्रिया तो है ही, लोग अपना अपना दरखास्त दे सकते हैं। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। मान लीजिए जो आदमी है ही नहीं है, वहां रहता नहीं है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी जिलों में देखते हैं, लोग कहीं कहीं एक जगह में 2-2 लोग नाम लिखा रहता है। तो इसको तो शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया चलता है। इसमें एकदम ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, हर चीज अपना अपना कर सकते हैं। उसमें एकदम ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया जी नहीं है। मेरा सवाल इस पे नहीं है बिल्कुल मेरा सवाल। मैं तो मानता हूं कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए, बस पारदर्शी और साफ सुथरी होनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई आपको 45 दिनों के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की क्या हड़बड़ी है। आपने इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों इम्यूनिटी दे दी। ये बहुत सारे जो सवाल हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर जो कमेटी थी उससे सीजीआई को हटाया आपने, तो ये बहुत सारे सवाल इस बात का संदेह पैदा करते हैं कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, और चुनाव आयोग उसमें साफ तौर पर मिला हुआ है। ऐसे आरोप भी लोकसभा में आज लगाया गया। और अखिलेश यादव ने बैलेट से चुनाव की बात की। एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है राममोहन राव सर। जी, ये है, देखिए ये प्रजातंत्र है
हर व्यक्ति को अपना अपना बात कहने का अधिकार है। हम लोग प्रजा पोल एनालिटिक्स है हमारा संस्था है। हम लोग इलेक्शन स्ट्रेटजी, इलेक्शन सर्वे और ये सब काम हम लोग करते हैं। ईवीएम्स के बारे में लोगों में जो ये मेरा राय है, मैं जो बता रहा हूँ ईवीएम्स के बारे में, लोग जनरल ये कहते हैं ईवीएम हैक किया जाता है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है। वो सच बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना प्रजा पोल एनालिटिक्स की ओर से हमने 2-3-4 सर्वेस कराए हैं। हम लोग ने बोला इस पर्टिकुलर पार्टी को जब हम प्रॉपर सर्वे करके इस पर्टिकुलर पार्टी को मान लीजिए 20 सीट आएगा, एग्जैक्टली 20 सीट आया, और हमने बोला दूसरा पार्टी को 5 सीट आएंगे, एग्जैक्टली हम लोग लेकर 5 सीट आए हैं। हम लोग आंध्र प्रदेश में किया है, अभी बिहार में किया है, उत्तर प्रदेश में किया। मैं ये कह रहा हूँ, डाटा के साथ कह रहा हूँ मैं, वो मैनिपुलेशन का पॉसिबल नहीं है ईवीएम में। देखिए, हर प्रजातंत्र में इसलिए बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति को अपना अपना बात रखने का होता है। पार्टी अपना अपना बात कह रहे हैं, बट लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम लोग जो सर्वे करके देखा है, हम लोग जो साइंटिफिक तरीके से हम लोग सर्वे करते हैं कि इवन इतना लेवल तक है, हम लोग किस व्यक्ति को कितना, मतलब पिछले बार आपका टीवी में भी हम दिखाया है, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा। इट इज ऑल साइंटिफिक है, ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर। हमने बोला किसी व्यक्ति को 38,000 आएगा, प्लस मैंने 6,000। आप बिहार का हमारा रिपोर्ट देख लीजिए, एग्जैक्टली उतना ही आया। 38,000 हमने बोला वाल्मीकि नगर, उनको 38,000, वाल्मीकि नगर नहीं दूसरा कोई है, 38,000 प्लस मैंने 7 बोला है, एग्जैक्टली वही चीज आया। हमने बोला वो आदमी जीता। इसका मतलब ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी है? मतलब मेरा मानना है, सिंपली मेरा मानना है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर पार्टी का, हर व्यक्ति का अपना अपना राय कहने का है। मेरा व्यक्ति तो आप ये मानते हैं कि चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए या बैलेट पे आना चाहिए, ये मानते हैं आप? क्यों हम लोग ईवीएम से करते हैं? आप लोग देखते हैं बैलेट से करते हैं हम लोग, कितना दिन लगता है, और उसमें भी ये गड़बड़ी होता है। मान लीजिए कभी निरक्षर लोग हैं, अपना वो टप्पा डालते हैं, कभी आधा उसमें हो जाता है, कभी आधा, इसी में झगड़ा होता रहता था, ये मेरा है वो मेरा है, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। जब हमको कोई दुनिया के बहुत सारे देश बैलेट से कर रहे हैं, वहां तो निरक्षर नहीं है सर। दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे देश बैलेट पे चुनाव कर रहे हैं। हमारा देश अपना वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम देखिए ना, जनता हमारा पूरा कितना देशों को मिलाकर हमारा एक देश बनता है, कितना समय लगता है काउंटिंग वगैरह में। सर समय तो अभी भी लग रहा है, सर समय तो अभी भी लग रहा है कि शाम को वोटिंग हो रही, और 3 दिन बाद सर 3 दिन बाद सर हम नतीजे दे पा रहे हैं उसके कि भाई कितना % वोट पड़ा। तो हालत तो वही है, सुधार कहाँ हुआ? अगर आज वोट पड़ रहा है और तीसरे दिन हम फाइनल टर्नआउट दे पा रहे हैं राव सर, तो फिर कहाँ सुधार हुआ? आप हम लोग भी देखे इलेक्शन करते समय बैलेट पेपर से ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता रहता है, बट ईवीएम में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं जो भी सर्वेस किया है, हम लोग जो एग्जैक्टली वही निकल रहा है। गड़बड़ का है ईवीएम में। भाई विपक्ष यही तो कह रहा है कि ईवीएम में पहले से सेट है, सर्वे एजेंसियों को भी वही डेटा दे दिया जाता है, सर्वे एजेंसियां भी वही डेटा जारी कर देती हैं, जो सरकारी पक्ष के नेता भी वही बातें करने लगते हैं, वही सीट आ जाती। विपक्ष ये बात को कह रहा था कि भाई पहले सबको पता होता कितना क्या आएगा किसका। मैं यही कह रहा हूँ, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को अपना बात कहने का है, कहते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेपोलॉजिस्ट के रूप में हमने सर्वे किया, फॉर एग्जाम्पल बिहार में हमने बोला इस पार्टी को 5 सीट आएंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन फील्ड विजिट, बेस्ड ऑन जनता से मिलके पूरा सर्वे करके किया, 5 ही सीट आया। ठीक है। हमने बोला दूसरा पार्टी को 80 आएगा, 80 आया। देन मशीन का गड़बड़ करना है, तो मान लीजिए कोई पार्टी है, वो गड़बड़ करके बढ़ा सकते हैं ना अपने आप को, बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक बात है। शुक्रवासी के पास जाते हैं। अनिल शुक्रवासी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा मुखातिब हो जाइए दर्शकों से। अनिल शुक्रवासी जी, सवाल आज लोकसभा में बहुत सारे उठे, आप लोकसभा के सांसद रह चुके हैं भाई, अगर कोई अचानक ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी आपकी सरकार को कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्यून कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये क्या जरूरत पड़ गई थी कि भाई आप नियम बदल दीजिए, फुटेज किसी को नहीं मिल पाएगा, मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट वो आप देंगे नहीं, कहीं एक व्यक्ति के 5-5, 10-10 जगह वोट हैं, यूपी का आदमी हरियाणा में डाल रहा, हरियाणा का आदमी बिहार में डाल रहा,
तो ये जब ये सब सारी चीज़ें हो रही वारसी जी, तो इस देश की जनता को और इस देश के विपक्ष को, आप भी विपक्ष में रहें, संदेह होगा। तो सारी चीज़ों का जवाब अगर आयोग दे दे तो बुराई क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? इम्यूनिटी देने की क्या जरूरत फिर उसको? देखिए, SIR तो कोई गलत बात है नहीं, वो तो अच्छी बात है और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और थोड़ा सा जो व्यक्ति है उसको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमारा वोट है, वोट का अधिकार हमको मिला है, तो उसकी अपनी एक कीमत है, तो ये समझ करके अपना नाम को सुनिश्चित करावे उसमें। बाकी देखिए, जहाँ तक रही बात, बीजेपी लगातार जीत रही है, विपक्षी पार्टी लगातार हार रही है, इसका तो खुद उनको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे यही तो कह रहे हैं कि आप लोग घपला कर रहे हो, वो समझ गए हैं। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं, लोकसभा में आज कह रहे हैं कि मैं प्रूफ के साथ में रख रहा हूं कि ये आप लोग घपले कर रहे हो, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर। राहुल गांधी ने बाकायदा लोकसभा में कहा इस बात को, आज लिखा पढ़ी में आया वो बात। मजबूत है, सिस्टम बहुत मजबूत है, और पूरे साल जो है बीजेपी चुनाव के मोड में रहती है। हर समय जो बच्चा तैयारी करेगा तो वो तो IAS बनेगा। जनता के काम कब करते हो आप लोग भाई? कभी अगर पूरे साल चुनाव के मोड में रहते हो तो जनता का काम कब करोगे? इसीलिए लग रहा है हाहाकार मचा हुआ है हर जगह। तो सरकार अलग है, संगठन अलग है। अरे सारे मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री तक लगे रहते हैं, उसमें संगठन कहाँ काम कर रहा है? संगठन आप 2 साल से अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो नया, संगठन कहाँ है आपका? चुनाव के टाइम 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष नहीं बना पाए आप लोग, कहाँ है संगठन भाई? चुनाव कन्वेंसिंग कितना 14 दिन का समय मिलता है, उस समय कुछ मंत्री जाते हैं, सारे तो नहीं जाते हैं, लेकिन संगठन तो पूरा क्या नाम पूरे साल काम करता है और एक बड़ा संगठित संगठन है। हमने तो आपने देखा सब जगह काम किया है। हमने 10 साल बसपा में भी रहे, 10 साल सपा में रहे, अब 10 साल हमारे भाजपा में भी हो रहे हैं। लेकिन इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है कि आपके पास अनुभव लंबा है, पॉलिटिकल अनुभव तीनों पार्टियों में काम करने का है। तीनों में हमने बेसिक डिफरेंस देखा है। क्या है डिफरेंस? वो तैयारी के साथ में और पूरी तन्मयता के साथ में उस काम में जाते हैं। बाकी लोग जो है कभी गए, जैसे अभी राहुल जी शुरू में गए बिहार, इसके बाद बीच में गायब हो गए, फिर आखिरी में पहुंच गए। तो ये जो एक समय निकाल करके या कभी समय आ गया तो कर लिया, तो ये राजनीति अब वो चीज नहीं है। अब तो ये रात दिन काम करने वाली चीज है। और बीजेपी में तो हमने देखा, हम लोग आए हैं, हम लोगों को करीब 10 साल समय हो गया है। अब आपको तो पता है मेरी पत्नी तो मिनिस्टर भी है जी, तो मुझे लग रहा है कि घर में मुश्किल से ही कभी ये थोड़ा बहुत समय दे पाई हूँ। रात दिन इनके ऊपर जो है इतने ऊपर से काम रहते हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमका, सी इज ऑलवेज आउट। तो अब वो तो इतना सब जो करेगा, तो इन लोगों को अगर चाहिए कि ये बीजेपी से कंपटीशन करना चाहते हैं, बीजेपी के सामने स्टैंड करना चाहते हैं, तो उसी के फिर पच्चीनों पे चलते हुए बात है, बड़ी संगठन को मजबूत करें। अच्छी बात कई बार जी आपने, बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी पॉजिटिव बात है, इनको लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वारसी जी की बात ये है कुल मिला के लब्बो लबाब कि भाई चलनी में आप दूध दो और कर्म को दोष दो। ये उत्तर प्रदेश में और हिंदी बेल्ट में कहावत है कि चलनी में दूध दो रहो, नीचे चला जाएगा। अपने कर्म को दोष दो, जब काम ही नहीं करोगे, भारतीय जनता पार्टी की तरह मेहनत नहीं करोगे, तो SIR को चिल्लाओ, ये बदल दिया, वो बदल दिया, हल्ला मचा रहे हो आप। डॉक्टर शिव कुमार जी अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। हेलो जी, बोलिए। देखिए चौहान साहब, जी, मैं बात थोड़ा स्टार्टिंग से करना चाहता हूं कि जो काम कांग्रेस करती थी, डिक्टो वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। मैं आपको एकदम फैक्ट बोलता हूं। और चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो, चाहे वो CBI का मामला हो, या कोई भी हो। अभी एक पूर्व सांसद जी बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत हो गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं साहब, बहुत काम किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस का पतन का कारण भी वही बना है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के पतन का भी कारण वही बन रहा है, आप ये देख लेना। और अभी शुक्ला जी बोल रहे थे कि सब जगह बसपा में भी रहे और सपा में भी रहे और अभी भारतीय जनता पार्टी में है। शुक्ला जी भी जानते होंगे इस बात को
कि हमारा जो कार्यकर्ता है बहुत मजबूत है। हमारा कार्यकर्ता लाठी डंडे खाने के लिए भी तैयार रहता है और आगे भी रहेगा। इसलिए उसी का परिणाम ये है कि हम 37 सीट हो गए। 5 सीट से 37 सीट होना एक जमीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन शायद सत्ता में बैठे लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देगी, ना दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, चाहे कोई आए या ना आए। हमारा मकसद एक ही है कि 2027 में हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जहां तक SIR की जो आपने बात की है, हमारे नेता ने आज जो संसद में बोला है कि हम 80 सीट भी जीत जाएंगे तो भी हम इस वोटिंग मशीन के खिलाफ, जो EVM है उसके खिलाफ ही रहेंगे। और ये चीज हमने उस दिन भी बोली थी जब हमें 37 सीट मिली थी। उस दिन भी हमने इस चीज का विरोध किया था कि हम इससे संतुष्ट नहीं, हम 37 सीट आ गए हैं और ना खुश हैं। लेकिन हम इस चीज को जरूर कहेंगे कि हम बैलेट पेपर के थ्रू जाना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है ये तो वो ही बता सकती है, लेकिन अभी बैलेट पेपर में तो पता है अगर ठप्पा लगा लेते थे लोग, लेकर के पूरे प्ले करके ठप्पे लगा देते थे सारे बैलेट पेपर लेकर के। 304 नहीं तो वोट शुक्ला जी, इकट्ठे डाल आपके देते थे। कार्यकर्ता कहाँ गए थे? आपके नेता कहाँ जाते थे? अगर हम बैलेट पेपर पर सिक्का मार देते थे। अरे ये तो जब आपका उसकी बात कर रहे हैं शिव कुमार जी, जब ये सपा में थे तब की बात कर रहे हैं कि जब ये सपा में थे तब की बात कर रहे हैं कि सफाई लगा लेते थे छप्पे, ये बता रहे हैं। कह रहे हैं ना कि हमारा मजबूत कार्यकर्ता है, लाठी डंडा चलाने लाठी में डंडा मजबूत है। खाने को तैयार है। हमें खाने के लिए कोई नहीं, उसमें- मारने के लिए। नहीं, मारने के लिए नहीं, हम लाठी डंडा खा लेंगे भाई। खाते हमें कोई कहाँ हो? खाने में दिक्कत नहीं है। खाते ना खिलाते हो। और दूसरा जो मामला चौहान साहब SIR का है, निश्चित तौर पर एक सरकारी प्रक्रिया है, ये सिस्टम का एक सिस्टम है। ये इस सिस्टम का हम विरोध नहीं कर रहे। हम सिस्टम में जो तरीका अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारा विरोध हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा तो चुनाव आयोग करा रहा, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उसमें शिव कुमार जी? अरे मैं वो तो आपको चुनाव आयोग का बता दूं, मसला मैं है, आपको भारतीय बता जनता दूं, पार्टी थोड़ी अरे SIR मैं- करा रही। अरे मैं आपको बता देता हूँ ना उसका भी। मैं बाहर तहसील में ब्लॉक का प्रभारी हूँ। मैंने देखा मेरे 120 बूथ हैं वहां पर उस ब्लॉक में, और 120 में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा 35 बूथ सेंटर पे BLA बनने नहीं दिए। आप सोचिए ये कितने बड़े गुंडे हैं भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप विचार करिए, BLO को धमकाना। एक BLO ने तो ऐसा बोल दिया कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम तुम्हारे अकॉर्डिंग हम नाम नहीं लिखेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे। इस तरीके का एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। कम से कम 18-20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे इस तरीके की शिकायत आ रही है। अब आप दूसरा एक और चीज मैं बता दूं, हमने कई बार इस चीज को उठाया है आपके माध्यम के थ्रू, मतलब चैनल्स के थ्रू, और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना कि BLO के पास टाइम कम है, लोड ज्यादा है, तो इनको नीचे इनके सहायक देना चाहिए। यही तो बात हम उठा रहे थे कि जो टाइम पीरियड आपने 1 महीने का फिक्स किया था वो पहले से ही गलत है। अब आप उसको धीमे धीमे बढ़ाएंगे। आज के ही पेपर में 3 करोड़ मतदाता आज भी वंचित हैं। क्या होगा? क्या 12 तारीख तक 3 करोड़ मतदाता बन जाएंगे? नहीं बन सकते। इनको फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो यही अगर काम इलेक्शन कमिश्नर पहले कर देते तो ये परिस्थितियां पैदा ही नहीं हाँ, होती। ठीक बात है। इतने और लोग आराम से आत्महत्या नहीं करते, ये वाजिब सवाल है। इतने लोग आत्महत्या नहीं करते, तमाम लोग इस्तीफा 1-2 लोगों ने दे दिया, तमाम लोग जाने चली गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रवि प्रताप के पास जाऊंगा, संजय सिंह के पास फिर मैं आता हूं। रवि प्रताप कांग्रेस के नेता हैं। रवि प्रताप, अभी समाजवादी पार्टी के नेता शिव कुमार दुबे ने इस बात को कहा कि जो पाप कांग्रेस करती थी वही पाप अब बीजेपी कर रही। जैसे कांग्रेस का पतन हुआ वैसे बीजेपी का पतन होगा। अब पता नहीं पतन वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि धकाधक चुनाव जीतती जा रही बीजेपी, पतन वतन तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि क्या आप लोगों के रिश्ते कुछ गड़बड़ा गए हैं यूपी में? जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस की बातें कर रहे हैं, ये केवल एक छोटा सा रेफरेंस है। लेकिन मैं भी इस बात को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह के नहीं बच सकते कि सब कांग्रेस ने भी किसी चुनाव आयोग को राज्यपाल बना दिया था, आयुक्त को, कांग्रेस ने भी ऐसा कर दिया था। जो कांग्रेस पाप करेगी तो भाई आप भी पाप करोगे क्या?
रवि प्रताप। दुर्गेश भाई, निश्चित हमसे कुछ गलतियां हुई जिसके कारण देश के लोगों ने इनको नया अवसर दिया और प्रचंड बहुमत दिया, 3 बार दिया। अगर ये केवल नेहरू जी ही सारी गलतियां करते रहे, इंदिरा जी सारी गलतियां करती रही, तो भाई आप वर्तमान की बात करिए। भूत का प्रलाप करने से भविष्य कभी सुधरा नहीं है। उन्होंने अभी एक बात कही कि जो हम करते हैं वही ये करिए। अरे भाई, अगर सारे इंस्टीट्यूशन को इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकाल के अपना बना देंगे, और आप जिस तरह से एकाधिकार एक अरे वो मेहनत की बात कर रहे हैं, वारसी जी मेहनत की बात कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे एसी में मौज मत लो भाई। वो करें, हमारी पत्नी मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है भाभी जी को बहुत दिनों से देखा भी नहीं होगा इन्होंने। सांसद भी मिनिस्टर बना दिए, इनको सब कुछ मिल गया, लेकिन ऐसी राजनीति को हम लोग चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अब देखिए दुर्गेश, अरे मेहनत से बनी है भाई, अपनी मेहनत से बनी है, क्या बात कर रहे हैं, उसमें वारसी जी का कोई योगदान नहीं है। बोलिए। अरे दुर्गेश, हमारा नेता तो टी शर्ट पहन के पूरा देश घूम रहा है, उससे आप पैदल करिए, वो कहीं 8,000 के विमान में थोड़ी घूम रहा है। अब देखिए दुर्गेश भाई जी, ये बताइए कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 26/4/2024 को ये चुनाव आयोग को कहा था कि आप एक एसओपी बनाइए कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे और तीसरे नंबर का प्रत्याशी यदि कहता है तो 5% जो ईवीएम है उसकी माइक्रो कंट्रोल यूनिट की ऑथेंटिकेशन की जाएगी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर हैज बीन गिवन टू द माइक्रो कंट्रोल यूनिट। इन्होंने जानते हैं क्या किया, इन्होंने कहा कि सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे और वीपैट, पोलिंग यूनिट, माइक्रो कंट्रोल यूनिट की वायरिंग को चेक करेंगे। जब ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने उठाया, तब इन्होंने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई। तो फिर कहा चुनाव आयोग ने कि अब हम 5% जो है बैलेट ये मॉक पोल करेंगे। अब बताइए कि यही एक ईवीएम था जो हरियाणा में आकर के वो चुनाव पलट गया, हाँ ना, पलट गया, ठीक कह रहे हैं। ब्रजेंद्र कुमार जी का कह रहे हैं कि 250 वोट गिन लीजिए, वही आप नहीं गिन रहे हैं। और ये बताइए कि तो इस तरह की बातें जब आती हैं, कोई भी चीज याद रखिए दुर्गेंद्र जी, ये मेरा फोन है, इस फोन में मैं जो प्रोग्रामिंग करना चाहूं बनाने वाली कंपनी प्रोग्रामिंग कर सकती है, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंट्रोल की जाती है उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। और ये फोन उतना ही नंगा है जितना हम लोग बाथरूम में नंगे हैं, फिर भी हम अपना सारा डेटा रखते हैं, बात भी करते हैं। और केवल 1 लाख रुपए का डिवाइस आता है, आप पैरेलल सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बताइए कि जब ECIL और बेल इस ईवीएम को बना रहा है, 14 लाख ईवीएम गुम हो गए, और आप कहते हैं कि इस पे प्रश्न नहीं है। 2 और बड़ा मार्मिक प्रश्न बताता हूं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिहार में 26 वोट उसके घर में थे, उसका वोट, उसकी पत्नी का वोट भी 0 निकला उस बूथ पे। और जहां सतीश के सिंह न्यूज 24 पे कह रहे थे कि उनके भाई ने दिया था वोट जनसुराज को, वहां भी 0 निकले। तो ये जो चीजें होती हैं हमें सोचने पे मजबूर करती है कि ईवीएम को किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कहीं से भी की जा सकती है। अब आती है कि बैलेट पेपर से, जनाब बैलेट पेपर लूटने की बात आएगी तो सबसे बड़ा संगठन आपका है, आपके पास तो RSS भी है, और आप ही मार लीजिएगा उसको, हम कहां मार पाएंगे, हमारे तो बेचारे BLA नहीं मिल रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं। और जिन चीजों का चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, सपा से डर रहे हैं, चुनाव आयोग देता सपा से डर रहे हैं। अरे सपा से कहां महाराज, सपा से डर रहे हैं वो, वारसी जी सपा से डर रहे हैं, वो करें ये सफाई गड़बड़ कर देंगे। ये तो एको हम द्वितीयो नस्ती ना भूतो ना भविष्यति की राजनीति करते हैं। ये तो चाइना, नॉर्थ कोरिया और रसिया के आधार पे चल रहे हैं, ये कहां डरेंगे महाराज, ये तो दुनिया को डरा के रखे हैं। इनके जमाने में तो आप मुंह खोलिए तो जेल जाइए, आप अगर नेता बनिए तो जेल जाइए, इनके यहाँ जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ही लाए थे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अब संजय सिंह को ले लेते, ठीक है, लाइट मोड की बातें हो गई, लाइट मोड की सीरियस, चर्चा बड़ी सीरियस है, लाइट मोड की बातें बीच बीच में होनी भी चाहिए ताकि चर्चा नीरस ना हो। संजय सिंह जाने माने चुनाव विश्लेषक हैं, ADR के लिए काम करते हैं। संजय सिंह बहुत स्वागत है आपका। संजय सिंह, आप लगातार चुनाव सुधारों की बात करते रहे हैं। चुनाव में जो नाजायज धन है, काला धन है, पीला धन, नीला धन, जितने भी प्रकार के धन की आप बात कई बार करते रहे हैं। चुनाव सुधारों पे SIR के बजाय जो संसद में सरकार ने कहा भाई चुनाव सुधारों पर चर्चा कर लीजिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज अपना अपना पक्ष रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं पूरी 80 की 80 जीत जाऊं, ये शुरू में उन्होंने कहा था 2024 में, आज भी उन्होंने कहा कि मुझे EVM पर भरोसा नहीं है, EVM के जरिए चुनाव नहीं होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मीडिया में भी विपक्ष का बराबर का स्थान उसको मिलना चाहिए। जो ये रुपया चुनाव से पहले 10-10 हज़ार डाल देते हैं, ये घूस है।
इस तरीके की बातें उन्होंने आज की हैं। राहुल गांधी ने 4-5 सवाल पूछ दिए, आपको पता ही है कि वो सवाल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये भी होना जाना चाहिए कि भाई इनकी इम्यूनिटी खत्म करो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि हम अगर कभी भी जीवन में अगर हमारी सरकार आई तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसको बीजेपी कह रही है कि वो धमका रहे हैं। इस पूरी जो चर्चा है चुनाव सुधारों पे, क्या ये चर्चा सार्थक जा रही है या फिर ये हो रहा है कि भाई कांग्रेस ने, नेहरू जी ने बहुत भयंकर अपराध किया था तो हम भी करेंगे, उसको ढकेंगे, अपने क्राइम को नेहरू जी के क्राइम से ढक देंगे, राजीव जी के क्राइम से ढक देंगे, इंदिरा जी ने जो पाप किए थे उसको ढक देंगे? संजय सिंह। धन्यवाद चौहान साहब, बहुत ही समृद्ध पैनल है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। एडीआर से जुड़े होने के नाते हम आप सबको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं जी। दरअसल हम सब जो है जो बात कर रहे हैं उस बात में जो है वो आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2009-10 में जी जब इस देश में दूसरे दल की कांग्रेस की सरकार थी और सप्रंग सरकार थी, और उस समय जो देश में एक बड़ी बहस छुड़ी हुई थी और ये हुआ था कि देश में चुनाव सुधार को लेके पूरी प्रक्रिया शुरू की थी। और मैं एक इलेक्शन के विद्यार्थी होने के नाते आपको बताऊं कि बाकायदे लॉ कमीशन ने पूरे देश भर में एक प्रक्रिया चलाई थी और उस प्रक्रिया में उन्होंने राज्यों में जा जाके लोगों से सुझाव मांगे थे। और एडीआर जैसे संगठन ने तो एक चुनाव के ड्राफ्ट सुधार का एक मसौदा तैयार किया था। आज मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गहरी बहस करेंगे, नहीं मैं वो मसौदा साथ लेके आया होता और मसौदे में हमने एक एक लाइन कोट करते कि हमने क्या बात की थी। अब इस देश में समस्या क्या है कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा 2010 और 11 में जो शुरू हुई थी और उस समय लॉ कमीशन ने सबके सुझाव मांगे थे हर राज्यों में जाके कि कैसे हमें करना चाहिए। बहुप्रतीक्षित भारत में चुनाव सुधार के ऊपर एक कानून आने की जरूरत है जी। और चुनाव के साथ साथ उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन करने की बात उस समय करी जा रही थी। और उस समय सारे जगह से जो भी स्टेक होल्डर थे और स्टेक होल्डर्स में सारे स्टेक होल्डर से बात की गई थी और उसमें सबके सुझाव मांगे गए थे और उसमें यही बात की गई थी कि जो सबसे प्रमुख बात है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि संसद के अंदर बहस हो रही है, चुनाव सुधार पे अपराध को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। आश्चर्य देखिए, कोई भी दल चुनाव सुधार पे जो अपराधियों का बढ़ता बोलबाला है उसके आधार पर कोई बात नहीं करना चाहता। जो ये हमने नगद प्रलोभन बांटने की बात की है और ये नगद प्रलोभन बांटने की बात की है और पूरा जो हम बांट रहे हैं ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारी जो ये पूरी तरह से एक जो हमारे सामने बड़ी चुनौती है वो बड़ी चुनौती ये है कि हमारे सामने एक जो बड़ी व्यवस्था दिख रही वो ये है कि हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों को वोट देंगे तो कैसे करेंगे। अभी हो सकता है कि इन 10 सालों में बहुत सारे देश ने तरक्की की, बहुत सारे नए इशू आए हों, लेकिन बुनियादी इशुओं से नहीं हम भटक सकते। बुनियादी इशू जो है इसमें चुनाव सुधार को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस बड़े सवाल को लेके हमें लगता है कि अगर इस देश की एक सबसे बड़ी जरूरत है चुनाव सुधार और चुनाव सुधार पे काम करने की जरूरत हमें ध्यान में रख के करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश को एक ईमानदार चुनाव सुधार की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के नहीं बच सकते। मुझे लगता है कि इसमें बहुत गंभीरता से हमें विचार करने की जरूरत है और उस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही हरकेश जी। अभी संजय सिंह ने कहा कि भाई चुनाव सुधारों पे एक लॉ कमीशन ने यूपीए की सरकार में एक काम शुरू किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो चुनाव सुधारों के जो मूल बिंदु हैं, अपराधीकरण, पैसा, नाजायज पैसा, ये एक तरीके से जो मूल चीज़ें हैं वो हट के बस केवल वोट चोरी पर केंद्रित हो गई हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, एडीआर की ही रिपोर्ट, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ये जो चुनाव हुआ है अभी 2024 में, इसमें 543 में 251 ऐसे लोग चुने गए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो 46% है। इन लोगों ने एक पिटीशन भी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि लॉ ब्रेकर्स को लॉ मेकर क्यों बनाया जाए। उसमें इन्होंने सारे रेफरेंस दिए हैं। उसमें 171 एमपीज ऐसे हैं, 31%, जिनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेज हैं। और क्या है? रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग एक्सेट्रा।
जो गवर्नमेंट बनी है 71 लोगों की जो बनाया था, पता नहीं उसमें अब सारे मिनिस्टर हैं या हट गए। कुछ जब शुरू में सरकारी बनी तो उस समय 71 मिनिस्टर बने थे, उसमें से 28 के ऊपर ये चार्जेस थे और 19 पर वही चार्जेस थे जो इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि सीरियस चार्जेज एमपीज पर। इस तरह के लोगों की गवर्नमेंट भी चल रही है। ये सारी चीजें हैं, सुधार की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है और कई लेवल पर है, लेकिन जो आदमी जो काम कर रहा है उसी पर डटा हुआ है, उसी को जस्टिफाई करने में कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और यही होना चाहिए। क्योंकि पहले कुछ गलतियां हुई हैं। पहले की किस सरकार में, जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार थी, कितने क्रिमिनल मिनिस्टर थे उसमें। लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी, कितने क्रिमिनल मिनिस्टर थे। इंदिरा जी की सरकार में कितने क्रिमिनल मिनिस्टर थे। आज वो सारी चीजों को अगर आप आकर के देखिए, इसके अलावा और भी तमाम सरकारें हैं। जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें भारी संख्या में दूसरी पार्टियों से लोगों को लेकर के उस सरकार को बनाने के लिए, चलाने के लिए तमाम एमएलए दिए गए थे। उनमें हमारे भी जिले से कुछ लोग थे जिनके ऊपर बहुत बहुत गंभीर अपराध के आरोप रहे। ऐसे कई लोग उसके अंदर थे। एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है जो मैं एक बार आपके चैनल पर बोला भी था कि 50 साल पहले से मैं इस बात को बोल रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरी की पूरी संसद और असेंबलीज में इतनी भारी संख्या में इस तरह के एलिमेंट जाएंगे, उन्हीं में से लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगर आप पूरा समीक्षा कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के लोग और क्या क्या बने हुए हैं और उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या क्या करते रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात आपको बता दूं जल्दी में, ईवीएम की बात जो आई है, ईवीएम पर इन्हीं के पार्टी बीजेपी के एक नेता हैं जो पहले सिन्हा करके, जो 2 जगह वोट भी दिए हैं। एक वोट दिल्ली में दिए थे और राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, अब फिर नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का जो प्रीफेस लिखा है उसमें अडवाणी जी ने लिखा। अडवाणी जी ने उस प्रीफेस में पूरा ही कहा है, पूरी किताब ही इसी पर लिखी गई है कि ईवीएम में तमाम गड़बड़ी है, ईवीएम के जरिए तमाम तरह की गड़बड़ी की जा सकती है या हो सकती है। आज अगर ईवीएम के बारे में डाउट क्रिएट हो गया है लोगों के मन में, उस सिस्टम को तो बदलना ही चाहिए। मेरी तो यही राय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। अनिल शुक्लवारसी, डॉक्टर शिव कुमार, हरिकेश बहादुर और के राम मोहन साहब, संजय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत जिम्मेदारी के साथ में सुना, देखा, समझा। चुनाव सुधार, एक व्यापक चुनाव सुधार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो केवल अपने स्वार्थ या अपने एजेंडे के इर्द गिर्द घूमने के बजाय अगर व्यापक स्तर पर देश हित में, लोकतंत्र के हित में अगर चुनाव सुधार की बात करेंगे और उस पर अडिग रहेंगे और वो चुनाव सुधार अगर होंगे तो देश में लोकतंत्र फलेगा, फूलेगा और जिंदा रहेगा। हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। नमस्कार।